आइए दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बालक के विकास में परिवार और विद्यालय की भूमिका। एक बालक के विकास के लिए परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका होती है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि बालक के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। आज का टॉपिक भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पेड ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा तो पहले की जो भी सारी नोट्स होगी और आगे जो भी सारी नोट्स होगी, सारी आपको नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक हमारा कि बालक के विकास में परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परिवार का अर्थ क्या होता है। परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है। एक परिवार जो होता है ना, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है, यानी कि पहली सीढ़ी होती है। बालक के विकास में परिवार की मुख्य भूमिका होती है और यह पहली पाठशाला होती है, यानी कि प्रथम पाठशाला जिसको कह सकते हैं, आप उसको पहली सीढ़ी बोल सकते हैं परिवार को, जो कि बालक के विकास में भूमिका अदा करती है। यह बालक में निहित योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करता है। जो भी क्षमताएं होती है बालक के अंदर या जो भी योग्यताएं होती है, उसको पहचानने का काम परिवार करती है और उसको एक दिशा देने का कार्य जो है शुरू में परिवार ही करती है। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में योगदान देता है। परिवार का जितना भी सदस्य होता है, हर एक व्यक्ति जो है बालक के विकास में योगदान देता है। थोड़ा ही दे, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है उसके विकास में योगदान देता है। यंग एंड मैक के अनुसार, ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज से दूसरे समाज से भिन्न हो सकता है। इन्होंने कहा था कि जो पारिवारिक ढांचा है, एक विशिष्ट समाज से एक समाज से दूसरे से भिन्न हो सकता है। अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो बच्चे का विकास होता है ना, उसके लिए परिवार की जो रीति है सभी जो है सेम होता है। सभी जगह परिवार का मुख्य कार्य है बच्चों का पालन करना। समाज आपका बदल सकता है, आप अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर जगह जो है, हर जगह के समाज में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि परिवार का मुख्य कार्य होता है बच्चों का पालन करना। कोई भी समाज हो, वहाँ पे अपने बच्चों का पालन करना किसका होता है? वह परिवार का होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है अपने बच्चों को ही देता है। उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना। जो भी संस्कार माफ़ कीजिएगा, जो भी समाज की संस्कृति है तो उसको परिचित कराना, बच्चे से परिचित करना किसका काम होता है? परिवार का। आपके समाज में क्या बोली जाती है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या है, इस सारी चीज़ों की जानकारी कौन देता है? एक परिवार ही देता है अपने बच्चों को। सारांश में आप उसमें कह सकते हैं कि उसका समाजीकरण करना। परिवार समाज की निम्नतम समूह इकाई है। इसमें पति पत्नी बच्चे तथा आरक्षित व्यक्ति शामिल होते हैं। परिवार में जो शामिल होते हैं, यह न्यूनतम इकाई कह सकते हैं। इसमें पति पत्नी के अलावा बच्चे होते हैं और जो आरक्षित होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उसमें और कुछ व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। इसका मुख्य आधार रक्त समूह होता है। क्लेयर ने परिवार की परिभाषा देते हुए कहा कि परिवार जो है संबंधों की वह व्यवस्था है जो माता पिता तथा संतानों के मध्य पाई जाती है। इन्होंने डिफिनेशन दिया था, आपसे डिफिनेशन भी पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किसने डिफिनेशन दिया था कि परिवार जो है संबंधों की वह व्यवस्था है जो माता पिता तथा संतानों के मध्य पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा क्लियर। क्लियर ने डिफिनेशन दिया था कि परिवार संबंधों की वह व्यवस्था है जो माता पिता तथा संतानों के मध्य जो है पाई जाती है। अब देखते हैं कि बालक के विकास में परिवार की विशेषताएं जो होती है वह कौन कौन सी होती है। तो पहला हो जाएगा बालक का शारीरिक विकास। जो पेरेंट्स होते हैं, जो परिवार होती है, इसमें जो है अहम भूमिका निभाती है जो बालक का शारीरिक विकास होता है। सेकंड हो जाएगा बालकों का मानसिक विकास, इस पर भी उनका ध्यान जाता है। तीसरा हो जाएगा बालक का संयोजनात्मक विकास। चौथा हो जाएगा भाषा का विकास करना। और यहाँ पे पांचवा हो जाएगा बालक का सामाजिक विकास, जो कि परिवार की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक का सांस्कृतिक विकास भी किसकी जिम्मेवारी होती है? परिवार की होती है, क्योंकि बालक के लिए परिवार ही प्रथम पाठशाला होती है। बालक व्यवसायिक विकास, ठीक है, और आकाश काल के सदुपयोग का पता प्रशिक्षण हो जाएगा। और नेक्स्ट होगा बालक में सही आदतों का निर्माण करना। जो भी बातें होती है वह सही तरीके से समझाई जाए, उसमें अच्छी अच्छी आदतों का विकास कराया जाए, यह भी परिवार की जिम्मेवारी होती है। और नेक्स्ट है कि निस्वार्थता की शिक्षा, यानी कि बिना स्वार्थ का शिक्षा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि एक बच्चे के विकास के लिए, बालक के विकास के लिए परिवार की क्या भूमिका होती है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है, आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि एक बालक के विकास के लिए विद्यालय की क्या भूमिका होती है। देखिए, जितना इम्पोर्टेंस
बच्चे के विकास के लिए परिवार की होती है उतना ही विद्यालय की होती है। विद्यालय का निर्माण कोई समाज या राज्य अपने बच्चे यानी युवकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए करता है। कोई भी राज्य हो जो भी करता है व्यवस्था किस लिए करता है, अगर कोई भी विद्यालय की अगर स्थापना कर रहा है शिक्षा के लिए कर रहा है, ठीक है। विद्यालय का निर्माण किसके लिए करता है, शिक्षा के लिए करता है। विद्यालय का एकमात्र उत्तरदायित्व जो होता है समाज या राज्य द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। जो भी आप देखेंगे समाज या राज्य द्वारा एक निश्चित शिक्षा है जो उसकी उद्देश्य है, जो पर्पस है, उसी को प्राप्त करने के लिए विद्यालय का निर्माण किया जाता है। विद्यालय का शाब्दिक अर्थ होता है विद्या का आलय, ठीक है। विद्या का संधि विच्छेद भी आप करेंगे तो विद्या धन आलय होता है, अर्थात विद्या का घर, ठीक है। अर्थात वह स्थान जहाँ विद्या की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। विद्या की व्यवस्था की जाती है या शिक्षा दी जाती है, वो क्या कहलाती है, विद्यालय कहलाती है। अंग्रेजी में विद्यालय के लिए स्कूल शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ ही होता है अवकाश। पहले ग्रीक में ऐसे स्थानों जहां अवकाश के समय विचार विमर्श या वाद विवाद होता था स्कूल कहा जाता था। देखो पहले अगर ग्रीक भाषा में जाएंगे तो पहले ग्रीक में ऐसे स्थान जहां पे अवकाश के समय, ऐसी जगह जहां पे अवकाश के समय, जब छुट्टियों के समय विचार विमर्श वाद विवाद होता था स्कूल कहा जाता था, जो बाद में सुनियोजित ढंग से शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों के रूप में बदल गया। तो यह जो आपका था ग्रीक शब्द था, तो यहाँ से चेंजिंग हुआ है, समय के अकॉर्डिंग जो है बदल गया है। तो पहले जो होता था ना जहाँ पे विचार विमर्श होती थी, ठीक है, जहाँ पे अवकाश यानी कि छुट्टियों का जब स्थान होता था वहाँ पे वाद विवाद होती थी, उसी को स्कूल कहा जाता था। लेकिन अब जो है इसको सुनियोजित ढंग से कर दिया है और इसको केंद्र में बदल दिया गया है। अब आप देखते हैं कि बालकों के विकास में विद्यालय की भूमिका कौन कौन सी होती है। यहाँ भी हो जाएगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और साथ ही नैतिक व चारित्रिक विकास, नागरिकता की शिक्षा देना। ये सभी जो है किसकी भूमिका है, यह विद्यालय की भूमिका होती है। इसमें आपने देखा था जो परिवार की भूमिका होती है उससे बहुत सारे चीज़ें जो है रिलेटेड होती है। तो प्रथम पाठशाला जो बच्चों के लिए होती है वो परिवार की होती है और सेकेंड आप स्कूल कह सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भूमिका एक बच्चे के विकास के लिए विद्यालय की होती है उतनी भूमिका ही एक परिवार की होती है। तो इस तरह से आपका यह टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। छोटा छोटा हम लोग टॉपिक कर रहे हैं। तो अभी C1 में जो आपका क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग कर लेते हैं। बहुत जल्द आपका C2 में हम लोग पहुंचेंगे। C4 लगभग आपका क्लियर है, तो C3 तक हम लोग बैक जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कर लेंगे। फिर C5 आपका स्टार्ट करेंगे और C6 हम लोग करके वहाँ पर समाप्त करेंगे। तो आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।